अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 पढ़ना है हमने, फार्माकोलॉजी। लास्ट चैप्टर 10 क्लास का चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी। इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके साथ जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनके बारे में देखेंगे। फार्माकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम लोग ड्रग्स की कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, और इसके साथ जो है इसकी एप्लीकेशंस यानी इसका यूज़, ये चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स के सोर्सेज हैं यानी कि हम इसको हासिल कहाँ से कर सकते हैं उनको भी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। पास्ट में, इससे पहले जो अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट थे इन पास्ट में जो थे वो पढ़ते थे, उनका जो मेन फोकस था वो नेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर था। कुदरती जो हमारे पास चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं जैसे उसकी तो जड़ी बूटियाँ वगैरह, तो वो उसके इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा कंसर्न थे। मेनली प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स को वो पढ़ते थे। फार्माकोलॉजी जो मेन डेवलप हुई है 19th सेंचुरी में एज अ बायोमेडिकल साइंस के तौर पर। तो ड्रग की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हम यहाँ पे बार ड्रग का वर्ड देख रहे हैं। तो ड्रग्स जो है ये हम हर उस चीज़ को बोलते हैं, एनी सब्सटेंस जिसको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाए यानी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो अल्टर कर दे, बदल दें नॉर्मल बॉडी फंक्शन को। यानी बॉडी जिस तरह से पहले काम कर रही थी नॉर्मली, उसके फंक्शंस को वो चेंज कर दे, उसको वो ड्रग कहते हैं। उसकी डेफिनेशन जो है वो ड्रग में आती है। तो इसको क्लासीफाई किया हमने दो कैटेगरीज में, एक है फार्मास्यूटिकल ड्रग और एक है एडिक्टिव ड्रग। अब नेचुरल वो काम कर रही है, उसको चेंज कर देना, तो ये तो मतलब नेगेटिव में आ गया नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ भी है, यानी नॉर्मली बॉडी एक ट्रैक पे चल रही है और उसमें कुदरती तौर पे ही कोई डिफेक्ट पैदा हुआ है, लेकिन आपने जैसे उस ड्रग को इस्तेमाल किया तो वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, लेकिन ला तो बॉडी में चेंज रही है। तो इसलिए ये इस डेफिनेशन के अंदर इस तरह से ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो फिट होती हैं। दो तरह के ड्रग्स हैं, एक है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, अब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन से हैं? ये वो वाले ड्रग्स होते हैं जो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं डायग्नोस के लिए, क्योर के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक डिजीज़ की। दूसरी टाइप है एडिक्टिव ड्रग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो अपना आदी बना लेते हैं इंसान को। सम ड्रग्स जो हैं वो अक्सर पर्सन को डिपेंडेंट कर देते हैं, एडिक्टेड कर देते हैं उसके ऊपर, इनको हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। ऐसे ड्रग्स को इस्तेमाल करके पर्सन की जो बॉडी है वो उससे फेमिलियर हो जाती है, वाकिफ़ हो जाती है, और फिर उसका सर्वाइव करना उसके बगैर जो है वो मुमकिन नहीं रहता। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम किसी डिज़ीज़ के साथ जो है वो हमें रेकमेंड किया जाता है, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम खुद उसके आदी हो जाते हैं। हमें खुद भी ये वहम होने लग जाता है कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो मतलब फिर हमारे साथ जो है वो हमारी बॉडी ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगी, बेचैनी होती है। तो ये इसके उसके अंदर है, अलामतों में है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं इन डिजीज़ के अंदर। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से जो है उसकी आदत अपना लेते हैं, तो वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन्हीं दो किस्म की ड्रग्स के बारे में होगा। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके साथ एडिक्टिव ड्रग्स के हमें क्या क्या ख़तरात लाहक हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। फार्माकोलॉजी को अक्सर हम फार्मेसी के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये दो एक अलग अलग टर्म्स हैं। फार्मेसी जो है ये एक प्रोफेशन है जो अडॉप्ट किया जाता है,
तो चूँकि कॉमन यूजेज में हम इन दोनों को जो है वो एक ही वर्ड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद 1980-90 में ये सब्जेक्ट जो फार्माकोलॉजी है इसको मटीरिया मेडिका के नाम से पढ़ाया जाता था, जाना जाता था। 80-90 में ये किस नाम से जाना जाता था? मटीरिया मेडिका। उसके बाद दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं ये वो वाले ड्रग्स होते हैं जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही आपको मेडिकल स्टोर वाला ये दवाइयाँ देगा, अदरवाइज़ वो ऐसे नहीं देता। ये डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है। ऐसे मेडिसिन में ज़्यादातर बारबिटूरेट्स, उसके अलावा ट्रंक्लाइजर्स और एंटीबायोटिक्स आती हैं। और उसके बाद जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं ये पूरी दुनिया में आपको काउंटर में जो है वो मिल जाती हैं इजीली, क्योंकि इनको कहा यही जाता है कि ये इसको यूज़ करना सेफ़ है। जैसे एस्प्रिन है, इसके अलावा पैनाडोल वगैरह है, ये मेडिसिन हमें जो ड्रग्स हैं ये बड़ी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहलाती हैं, क्योंकि ऐसे भी आपको मिल जाती है सर दर्द के लिए, बुखार के लिए, खांसी के शरबत अक्सर मिल जाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, जिनको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं जिसको ट्रीट करना हमारे लिए अब आसान हो गया ड्यू टू द मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स को हम मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं, उनके सोर्सेज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला सोर्सेज है दैट इज़ अ सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं इनको। सिंथेटिक का मतलब होता है ख़ुद बनाना। सबसे पहला सोर्स जो है इसका सिंथेटिक है। सिंथेटिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री में ख़ुद तैयार करवाते हैं, और इनमें जो हैं बनाई हुई चीज़ें उनमें कॉमनली एस्पिरिन है। कुदरती चीज़ों से को ही मिला के हम उनसे नई चीज़ें बनवा लेते हैं, नई मेडिसिन बनवाते हैं। उसके बाद अदर टाइप है इसकी ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। सेकेंड टाइप है इसकी, सेकेंड सोर्स है इसका फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो हम प्लांट्स एंड फंजाई से हासिल करते हैं। दीज मेडिसिन में ज़्यादातर कौन कौन सी आती हैं? इसमें ज़्यादातर आती हैं एंटीबायोटिक्स आती हैं, इसमें इसके अलावा कार्डियोटॉनिक्स आते हैं, और इसमें एनाल्जेसिक्स भी आती हैं। अब एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं? एंटीबायोटिक्स जो है पेनिसिलिन है, जैसे फंगस से हासिल करते हैं हम। जो हम एंटीबायोटिक्स उन मेडिसिन को कहते हैं जो बनाते भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी फंजाई और प्लांट से, फंजाई और बैक्टीरिया से, और वो किल भी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को करती हैं। फिर उसके बाद दूसरे हैं कार्डियोटॉनिक्स हैं, तो इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में डिजिटैलिस भी कहते हैं, और ये दी जाती हैं दिल की बीमारियों में, हार्ट को स्टिमुलेट करती हैं ये, और ये हम बनवाते हैं ज़्यादातर फॉक्सग्लोव एक प्लांट है उससे, ठीक है, उसके जो फूल हैं उससे हम बनवाते हैं उसको। फिर उसके अलावा एनाल्जेसिक्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेन किलर, और ये भी दी जाती हैं अक्सर, और इसको हम बनवाते हैं, ये भी एक प्लांट है स्पेशल किस्म का, जैसे एक अफीम पॉपी प्लांट, उसे हासिल करते हैं और उसे बनाते हैं। एनाल्जेसिक्स ज़्यादातर हम उस टाइम पे देते हैं जब किसी और मेडिसिन के साथ हो, या ड्यूरिंग ऑपरेशन, सर्जरी हुई हो, या कैंसर है, बहुत ज़्यादा पेन है बॉडी में, तो फिर ये जो दवाइयाँ हैं ये रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, और ये देते हैं ताकि पेशेंट को अनूदगी आ जाए और वो ये वाला टाइम अपना सुकून से निकाल ले। इसके अलावा अदर मेडिसिन हैं कुछ जिनको हम एनिमल से हासिल करते हैं। ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हासिल करने वाले जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वो सिक्रेशन होती है उनके ग्लैंड से, वो हम हासिल करते हैं। जैसे हम फ़िश के लिवर
फ़िश के लीवर से हम उसका ऑयल निकालते हैं, उसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। फिर हम बीज़ की वैक्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकालते हैं जानवरों के, उससे हम बनवाते हैं। और भी इसके अलावा अदर सोर्सेज भी एनिमल्स के जो वो शामिल हैं। इसके बाद कुछ हैं मिनरल्स, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से हासिल करते हैं। अब मिनरल हम उस चीज़ को कहते हैं एनीथिंग दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, जो हम सॉइल से हासिल करें कोई भी ऐसी चीज़, उसको हम मिनरल का नाम देते हैं। और जो मिनरल से बनाने वाली मेडिसिन होती हैं ये ज़्यादातर एंटीसेप्टिक्स कहलाती हैं, यानी आउटर यूज़ के लिए बॉडी के बाहर इस्तेमाल होती हैं। जैसे ज़ख़म वगैरह के ऊपर, ख़राश वगैरह के ऊपर जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट्स वगैरह, वो हम इससे बनवाते हैं। इससे दो कुछ का जिक्र आप बुक में किया उन्होंने कि आयोडीन से बनने वाला एक पाउडर होता है जिसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में वो अगर आपको कोई कट लग जाए या कोई ख़राश आ जाए ज़मीन से रगड़ खा लें आप, तो वो फिर उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो हम लोग लगाते हैं, डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का एक पाउडर है, उसको भी ज़ख्मों के ऊपर लगाया जाता है ब्लीडिंग को रुकवाने के लिए। उसके बाद जो है ड्रग फ्रॉम बैक्टीरिया हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी कि क्या वो आया कि ऐसा हो सकता है कि वो मिनरल से कोई एंटीबायोटिक भी निकलवा सकें। तो उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस के बाद एक मेडिसिन सामने आई है जिसको टेरामाइसिन कहते हैं। वो अभी तक एक इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है, काफ़ी इन्फेक्शन ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ हम वो मेडिसिन रेकमेंड करते हैं हमें डॉक्टर्स। इसके अलावा जो है फ्रॉम बैक्टीरिया है, ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा मेडिसिन हम बैक्टीरिया से भी हासिल करते हैं और उनमें से जो ज़्यादातर हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि फंजाई से और बैक्टीरिया से हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनवाते हैं और वो इलाज भी उन्हीं बीमारियों का करती है, उन्हीं इन्फेक्शंस का करती है जो उन्हीं से फैलने वाली होती है। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल यूजेज हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स के हैं, नाम दिए हैं, उनको कैटेगराइज़ किया है हमने अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है एनाल्जेसिक्स, कैटेगराइज हैं, कैटेगरी किया हमने उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स को। एनाल्जेसिक्स को हम पेन किलर कहते हैं, ऊपर भी हमने इसके बारे में बात की थी अभी। एस्प्रिन है, पैरासीटामोल वगैरह है, दर्द से निजात दिलाने के लिए। अक्सर आप ऑपरेशन के बाद यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट में या फिर कोई ऐसी और बीमारी है जिसमें बॉडी में बहुत पेन है तो उसमें ये रिकमेंड की जाती है। फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक्स की, ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, उन इन्फेक्शंस के जो कि बैक्टीरिया और वो फैलाते हैं, फंजाई फैलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जिसकी एग्जांपल जैसे टेट्रासाइक्लिन्स हैं, स्फेलोस्पोरिन्स हैं, ये दी जाती हैं हेपेटाइटिस के, टाइफाइड वगैरह के, इनके इलाज के लिए। फिर सेडेटिव्स हैं। सेडेटिव्स जो होती हैं ये अनूदगी लेके आती हैं इंसान के अंदर, जो है वो उसको मतलब सुला देती हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो इसको ज़्यादातर एनाल्जेसिक्स के साथ ही रेकमेंड किया जाता है ताकि पेशेंट जो है वो अपना वो वाला जो अरसा है उसको वो आराम से निकाल लें नींद में। उसके बाद अगला है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बॉडी के अंदर हमें जो है वो वैक्सीन्स भी दी जाती हैं। वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा अभी तक इन्वेंट हो चुकी हैं, स्मॉल पॉक्स की, हुपिंग कफ की, हेपेटाइटिस बी की, और कुछ तो ऐसे डिजीज़ हैं जो वैक्सीनेशन की वजह से अब तकरीबन नहीं पाई जाती। पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी ह्यूमन हिस्ट्री में, लेकिन अब वो नहीं पाई जाती जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। उसके बाद अदर कुछ और भी मेडिसिन की कैटेगरीज़ हैं। एंटीसेप्टिक्स हैं। एंटीसेप्टिक जो हैं ये क्या करते हैं कि स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन है उसको दूर करते हैं, यानी कि ये हम लोग दवाइयों की सूरत में, ऑइंटमेंट्स की सूरत में लगाते हैं इसको स्किन के ऊपर अगर कोई कट वगैरह या ज़ख़म वगैरह हो जाए, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। फिर उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स हैं। डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग के ऊपर जो जानदार होते हैं उनको किल करता है, यानी कि इसके ज़रिए हम जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात हैं उनको स्टरलाइज़ करते हैं, उनकी सफाई करते हैं जिन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके, कुछ ख़ास जो कि उनके ऊपर मौजूद बैक्टीरिया और अदर जर्म्स को किल कर देते हैं।
कुछ दो साइंटिस्ट हैं जिनका मेडिसिन की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, वो उसके बारे में बयान किया हुआ है। एक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं जो 1881 से लेकर 1955 तक रहे थे, ये उनका दौरानिया है। ये एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट है, यानी स्कॉट के रहने वाले थे, और इन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की थी फंगस से, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, जिसकी वजह से इन्हें 1945 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर जोसेफ लिस्टर हैं, 1825 से 1912 में रहे थे, ये भी इंग्लिश सर्जन हैं, और इन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम स्टरलाइज सर्जरी कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इक्विपमेंट्स को साफ़ करके। ये वो वक्त था कि जिस टाइम पे सर्जरी को तब डाला जाता था हाथ जब और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा, यानी लास्ट पे, क्योंकि उस टाइम पे सर्जरी से अमवात ज़्यादा होती थी, यानी वैसे चाहे पेशेंट बच जाता, लेकिन सर्जरी के बाद जो है वो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। उसका रीज़न ये था कि और जो औज़ार इस्तेमाल किए जाते थे वो गंदे थे, वो जरासीमों से पाक नहीं थे होते, और जब ज़ख़म को खोला जाता था ऑपरेशन के लिए तो वो जर्म्स उसके अंदर एंटर हो जाते थे और वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते थे। तो जोसेफ लिस्टर ने ये टेक्निक बताई थी कि अगर हम अपने इक्विपमेंट्स को ही स्टरलाइज कर लें तो हमारे पास ये जो इसकी शरह है वो कम हो जाएगी। उसके लिए इन्होंने एक केमिकल था कार्बोलिक एसिड, उसका मशवरा दिया था, बल्कि वो करके भी दिखाया था कि अगर हम उससे सफाई करें तो फिर बाद में ये किल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमें कार्बोलिक एसिड के बहुत नुकसानात के बारे में पता चला, लेकिन ये एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। लेकिन इनका इसमें बहुत ज़्यादा काम है, जिसने साइंसदानों के दिमाग में एक नई चीज़ डाली और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज करके नए से नए तरीके निकालने शुरू किए। तो ये यहाँ तक हमारा टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में हमने पीछे इसकी डेफिनेशन देखी थी कि ये वो वाले ड्रग्स थे जो हमें अपना आदी बना लेते हैं पर्सन को, और फिर पर्सन का इसके बग़ैर रहना जो है वो मुमकिन नहीं होता। ऐसे ड्रग्स को हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। तो कुछ मेन कैटेगरीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एडिक्टिव ड्रग्स की, और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमंस के ऊपर, इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एडिक्टिव ड्रग जो है वो है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स जो होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो जाके डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ को डिप्रेस कर देते हैं, यानी ब्रेन फंक्शन नॉर्मली फिर नहीं करता। सेडेटिव्स में क्या होता है, डिजीनेस होती है इसके सिम्टम्स में, यानी अनूदगी रहती है, मदहोश रहता है इंसान, और ब्रेन फंक्शन भी सही तरीके से काम नहीं करता, और इंसान जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए सेडेटिव्स का, तो उसके साथ फिर सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं, यानी इंसान के इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है इंसान जो है वो उसका ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहराने लग जाता है। तो या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसका मतलब इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है, वो बग़ैर मकसद के है, तो अपने आप को नकारा समझने लग जाता है और उसके जहन में इस तरह के ख़यालात आते हैं कि उसको नहीं रहना चाहिए, सुसाइड कर लेनी चाहिए एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ द नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो है ये भी स्ट्रॉन्ग किस्म के पेन किलर्स हैं। और इसको अक्सर जो है किसी दूसरी जो पेन किलर है उसके साथ इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और बड़े सीवियर किस्म के केसेस में ही है इसको दिया जाता है, जैसे कि उसको रिलीफ देने के लिए, पेशेंट को दर्द से निजात देने के लिए फिर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्गली अपने आप जो है पर्सन को आदी भी बना देती हैं। अब वो पेशेंट जो है जैसे कैंसर है या फिर ऑपरेशन है, सर्जरी हुई है और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उन सीन में ये दी जाती हैं ऐसे डिजीज़ के अंदर। और इसके अलावा जो है सम पीपल जो है वो इससे आदी भी हो जाते हैं, यानी ख़ुद ही इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और इसकी आदत लगा लेते हैं। इसकी कुछ कैटेगरीज हमने पढ़नी है नारकोटिक्स के बारे में, जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन है। ये नारकोटिक्स हैं और इसको हम अफीम से निकालते हैं। अफीम एक प्लांट है, पोपी प्लांट, उससे निकालते हैं। मॉर्फिन जो है ये डायरेक्टली हमारे जो मॉर्फिन है इसकी कैटेगरी में, वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके अटैक करता है ये भी, और फिर वहाँ से दर्द से निजात दिलाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है अपने आदी बना लेने की, यानी कि पर्सन को अपने डिपेंडेंट बना लेने की।
और ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली जिससे नारकोटिक से लोग अपना आदी हो जाते हैं, उसकी आदत अपना लेते हैं, वो हीरोइन, ये काइंड ऑफ ड्रग है। ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है, ये खुद बनाया जाता है इसको मॉर्फिन से, और ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके ही अटैक करता है और इंसान को मदहोश कर देता है, और अक्सर तो वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। फिर इसके बाद अदर इसकी एक और एडिक्टिव ड्रग है, दैट इज़ द हैलोसिनोजेंस। हैलोसिनोजेंस भी ड्रग्स हैं जो इंसान के परसेप्शन, उसकी सोच, उसके जो है एहसासात और उसके जो होशो हवास हैं वो उसे छीन लेता है। ये ग्रुप इसके अंदर मैस्कुलिन आता है जो कैक्टस से हम निकालते हैं एक में, और एक सिलोसिन आती है इसमें जो हम मशरूम से निकालते हैं। और ये क्या करता है कि ये ना इंसान के सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। इंसान को ऐसी थॉट्स आने लग जाती हैं, इंसान ऐसे करैक्टर्स को इमेजिन करने लग जाता है जो असल में है ही नहीं, यानी रियलिटी से वो दूर चला जाता है। इसलिए भी इसको हैलोसिनोजेंस भी हम इस कैटेगरी को कहते हैं, यानी ये इंग्लिश वर्ड है ना जिसमें जो है वो खौफनाक चीज़ें उसका सामना करना। तो कॉजिंग इसकी वजह से क्या होता है, पीपल का साइज़ जो है वो डायलेट कर जाता है, आर्टरीज जो है वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है इन चीज़ों की वजह से, और इंसान अपने होशो हवास में बिल्कुल नहीं रहता, वो एक नई दुनिया में चला जाता है, रियलिटी से कोसों दूर। एक और टाइप है इसकी, दैट इज़ अ मैरिज जो है ना, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हशीश भी कहते हैं। हशीश जो है इसको स्मोक किया जाता है, और इसको भी एक प्लांट है जिसका नाम है कैनबिस सैटिवा या फिर कैनबिस इंडिका, उससे उसके फूलों से, उसके तने से या उसके पत्तों से उसको हासिल किया जाता है। थोड़ा सा डोज भी मैरिजुआना का बहुत होता है कि इंसान को 2-3 घंटे के लिए अच्छा खासा जो है उसका असर बाकी रहता है, तब तक ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसके हाई डोजेस ले ली चाहिए तो इसके हाई डोजेस से क्या होता है, हार्ट रेट मुतासिर होता है, दिल की धड़कन मुतासिर होती है, और इसके साथ जो है मैन के अंदर खास तौर पर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसके ऊपर ये असर डालता है, और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी लॉस हो जाती है, यानी उसको नहीं पता होता कि उसकी याददाश्त जो है वो कम हो जाती है, और ख़ास तौर पर उस टाइम पे जब वो इसके ज़ेरे असर होता है तो उसके बाद उसको याद नहीं रहता कि उस टाइम पे उसके साथ क्या हुआ था या उसने खुद क्या किया था। उसके बाद इसके ड्रग एडिक्शन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। ड्रग एडिक्शन एंड प्रॉब्लम्स, जो लोग नशे के आदी होते हैं या अपने आप को बना लेते हैं तो उनके क्या क्या मसले उनको पेश आना शुरू होते हैं। जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, यानी कि जो नशे की लत को अपना लेते हैं ड्रग्स की, वो उनको सोसाइटी यानी कम्युनिकेशन और सोशल कॉन्टेक्ट से वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं, वो अपने जो रिलेशंस हैं उनको बरकरार नहीं रख पाते। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ से ये बात भी पता चली है कि सोशल साइंसेस के स्टडीज़ ने ये बात साबित भी की है कि जो ड्रग एडिक्ट और इसका ताल्लुक़ जो है वो क्राइम के साथ बहुत ज़्यादा है, और कंपल्शन फॉर नारकोटिक ड्रग मेक्स एवरी ड्रग एडिक्ट अ लॉ वायलेटर एंड अ क्रिमिनल। और नारकोटिक ड्रग को इस्तेमाल करने वाला हर ड्रग एडिक्ट जो है वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी और क्रिमिनल कहलाता है। यहाँ तक कि अगर ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ उसने रखा हुआ है पास, यानी इस्तेमाल नहीं करता लेकिन सिर्फ उसके पास है वो, तो भी वो एक जो है वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला जो है वो कहलाएगा। इस तरह से जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उन सब को मतलब पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए, वो सारे के सारे जो है वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो नारकोटिक एडिक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं क्राइम के अंदर। अब वो क्राइम कौन कौन से हैं, जैसे कि रॉबरी, डकैती वगैरह, शॉपलिफ्टिंग, दुकानों को लूटना, बर्गलरी, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सारे काम करते हुए पाए जाते हैं। अब ऑब्वियसली ज़्यादातर सीन्स जो देखे गए हैं वो ऐसे हैं कि
अब एक बंदा नशे की आदत है उसको, और पहले जो है अपना सब कुछ उसने इसके ऊपर लुटा दिया है, लेकिन इसके बाद जब उसके पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है और उसको कोई ज़ाहिर सी बात है इस काम के लिए तो पैसे नहीं देगा कि उसने नशा करना है स्पेसिफ़िकली या इस चीज़ को ख़रीदना है जो उसके लिए नुकसानदा भी है, तो वो उसको इस चीज़ के लिए आम तौर पर जो है वो उसकी मदद करे। तो वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन कामों में अक्सर जो है वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा अक्सर तो बहुत ज़्यादा ख़ानदान ही इसके ज़रिए असर आ जाते हैं कि जो एडिक्ट होता है उसको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि उसके ख़ानदान के साथ या उसके जो पीछे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं उनके साथ क्या होगा क्या नहीं, मतलब उसको सिर्फ उस टाइम पे अपनी नीड, अपनी ज़रूरत की परवाह होती है कि उसकी बॉडी को इस टाइम पे क्या चाहिए, तो उसके लिए जो है वो कोई भी गैर कानूनी काम करने से गुरेज नहीं करता। और इसके अलावा ज़्यादातर पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो कि साइकी पेशेंट बन चुके होते हैं, उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो पहले की तरह नहीं रहता, जो उनके पहले थॉट्स थे वो सब कुछ चेंज हो चुका होता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि उसके बाद फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और ज़्यादातर जो एडिक्ट्स होते हैं वो अपना सोशल बिहेवियर भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते, यानी कॉन्टेक्स्ट नहीं बना पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। अपने दूर दराज के लोग तो एक तरफ, वो अपने क्लोज रिलेशंस हैं उनके साथ भी सही तरीके से नहीं रह पाते, तो इनको सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, यानी कि सोसाइटी फिर उन्हें डिसलाइक करती है क्योंकि उनका ये बिहेवियर जो होता है वो बाकियों से बहुत चेंज होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता कि माशरा उसको करे। हमारे जो मुल्क की अक्सर जेल हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो कैदी वहाँ पे कैद हैं उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने और कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने इल्लीगल गैर कानूनी तौर पर नारकोटिक्स की सप्लाई की। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी, उसका हमारे पास लास्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, वो हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स हैं हमारे पास, एक एंटीबायोटिक्स हैं, एक वैक्सीन है। पहले एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये कोई भी ऐसी ड्रग जो कि रिटार्ड कर दे बैक्टीरिया की ग्रोथ को, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक दे, तो या फिर उसको किल कर दे और किल बैक्टीरिया, तो उसको जो है वो हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हम डिराइव भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से, और ये हमारे लिए उन्हीं इन्फेक्शंस को भी दूर करती है हमारे अंदर से जो कि फैलाए भी उन्हीं जानदारों के होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। लेकिन इसके काम करने के प्रिंसिपल के ऊपर हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है बैक्टीरियासाइडल और एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। और एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीबायोटिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बैक्टीरियोसाइडल हैं ये वो वाले एंटीबायोटिक्स होती हैं जो क्या करती हैं कि ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं डायरेक्टली, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती हैं ये इनहिबिट कर देती हैं उसकी ग्रोथ को, यानी करती हैं कि काम है दोनों लेकिन तरीका अलग है। ये डायरेक्टली किल करती है और ये उसकी ग्रोथ को रोक देती है, और जब उसकी ग्रोथ को रोकती है तो जो रिमेनिंग होते हैं उनको वो भी मर जाते हैं, यानी उन्होंने किल हो ही जाना होता है। तो ये पहले उसकी ग्रोथ को रोकता है और फिर उसको जो है वो किल करता है। तो कुछ मेजर एंटीबायोटिक्स नीचे डिस्क्राइब किए हुए हैं, हम 3 मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम एक टर्म देख लेते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाती हैं और कुछ हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? जो नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं एंटीबायोटिक्स वो लिमिटेड होती हैं, यानी कुछ डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करती हैं, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो मोर देन 1
या मैनी डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो काम करती हैं। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं और जो लिमिटेड होती हैं उनको हम नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम कैटेगरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है सेफेलोस्पोरेंस। सेफेलोस्पोरेंस ये वो हैं जो कि ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल है ये उसकी सिंथेसिस में जो है वो रुकावट बनती हैं, इंटरफेयर करती हैं। और इस तरह से इसका मतलब ये हो कि ये बैक्टीरियोसाइडल हैं, क्योंकि जब वो उसकी सेल वॉल को रोक देंगी बनने से तो फिर वो मर जाएगा, तो यानी कि इसको डायरेक्टली किल करती हैं। तो सेफेलोस्पोरेंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर निमोनिया के ट्रीटमेंट में, गले रेस्पिरेटरी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सोर थ्रोट में गला ख़राब हो जाए, टॉन्सिल्स में, और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में। दूसरी है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी ये मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, यानी कि ये ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, इनहिबिट करती हैं, डायरेक्टली किल नहीं करती बैक्टीरिया को, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस ही रोक देती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बाद में ग्रोथ रुक जाती है उसकी, एंड रिमेनिंग जो है वो मर जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में कोई मसला हो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इंटेस्टाइन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी कोई मसला हो तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। टेट्रासाइक्लिन को 8 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और क्योंकि वो टाइम उनका जो है वो दांत निकालने का होता है टाइम, तो उस टाइम पर उनको इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो एंटीबायोटिक है वो नहीं देते। इसके बाद अदर हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स जो हैं ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, यानी इनको हम खुद बनाते हैं लेबॉर्ट्री में, और ये सल्फोनामाइड ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, इसलिए हम इसको सल्फा ड्रग्स कहते हैं। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, मतलब ग्रोथ को रोकती है, और दूसरा एक से ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए काम करती है। ये इनहिबिट कर देती है, फोलिक एसिड नहीं बनने देती बैक्टीरिया का, वो टेट्रासाइक्लिन ने इनहिबिट किया था प्रोटीन को, ये उसका फोलिक एसिड इनहिबिट कर देती है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है इसको भी निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक के लिए, यानी यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है या फिर सांस की नाली में कोई मसला है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सल्फोनामाइड के जो ग्रुप हैं ये सिर्फ एंटीबायोटिक के तौर पे काम नहीं करते, बल्कि इसको हम अदर डिजीज़ के लिए भी हमने इसको इस्तेमाल किया है, जैसे कि अक्सर वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाती है, तो उसके अंदर भी हम इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक का हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि बैक्टीरिया जो हैं ये एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन बदकिस्मती से बैक्टीरिया इस काबिल हैं कि वो इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर लें, तो ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो फिर आम एंटीबायोटिक से उनको कोई असर नहीं होता, ऐसी बीमारियां जो हैं वो फिर रेजिस्टिव हो जाती हैं, आम एंटीबायोटिक से उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके हैं रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए। बाज़ औक़ात एक तरीका तो इसका ये है कि इसके अंदर इसका जो इंटरनल मैकेनिज़्म है वही एक्टिव हो जाता है। इंटरनल इसका मैकेनिज़्म जो है ये क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है वर्किंग को,
ये एंटीबायोटिक को काम नहीं करने देता, और फिर जब ये खुद काम नहीं करने देता तो बैक्टीरिया के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेशन करते हैं ये, यानी ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से फिर ये वो जितनी भी कॉलोनी है, जितनी भी इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उन सब को ये अपनी जीन को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर वो भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमें बहुत बड़ा एक मसला है कि एक तरीके से तो ये होता है कि रेजिस्टिव हो जाते हैं, तो जो अदर बैक्टीरिया हैं उनके लिए भी ये पॉसिबल हो जाता है कि वो भी रेजिस्टेंस को एक्वायर कर लेते हैं। एक और वजह जिसने एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा दिया है बैक्टीरियाज़ में, वो ये है कि ऐसी डिज़ीज़ में इसका इस्तेमाल कर देना जिसके अंदर उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं, कोई उसका काम नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ आप इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन फैला वायरस से और आप उसको एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो वो उसके ख़िलाफ़ काम नहीं करेगी, लेकिन क्या होगा कि जो बैक्टीरिया छुपे हुए थे उनमें पहले ही से वाकिफ़ हो जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर। रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स की वजह से हमें बड़ी सीरियस और बड़े मसले पैदा हो रहे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस डिजीज़ ऐसी हो गई हैं जो हमारे लिए जिनका इलाज निकालना मुश्किल हो गया है। कुछ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का ट्रीट किया जा सकता है मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स से ही बस मुमकिन है, अदरवाइज़ नहीं, तो उसे किया जा सकता है। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ऐसे भी हो गए हैं जो कि न्यू एंटीबायोटिक से भी एलिमिनेट नहीं होते कि अगर आप दवाई बदल दें तो भी वो से नहीं होते, इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली होती है। ये था हमारे एंटीबायोटिक्स के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक लास्ट वन है, दैट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन्स क्या हैं? ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर वीक या किल पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस उनको कहते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, और इनको इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। डेवलप इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए कुछ ख़ास किस्म के एंटीबायोटिक्स को स्टिमुलेट करवा के ये किया जाता है। अब इसका ना तरीका का बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके मुल्क के ऊपर बॉर्डर पे जो बैरूनी कोई मुल्क है, कोई दूसरा मुल्क है, वो हमला कर देता है बॉर्डर पे, लेकिन हम उसमें ये होता है कि वो हमला ज़रूर करता है हमारे ऊपर, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आता, और हमारे जो है हमारे भी कुछ फ़ौजी उसमें शहीद होते हैं, लेकिन हम उस पर काबू पा लेते हैं और हम जीत जाते हैं। अब जब हम जीत जाते हैं वहाँ से, तो फिर हम क्या होगा, अब हम अवेयर हो जाएंगे हम कि अभी ये हमला हुआ है, बेशक ये थोड़ा लाइट सा था, लेकिन इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग वाला भी हो सकता है, और वो याद रखेगा, इस चीज़ को याद रख के अगली सिक्योरिटी जो है वहाँ पे वो रखी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम हमारी बॉडी का है, यानी आपकी हमारे अंदर वीक अधमरे जरासीमों को डाला जाता है, और वो जरासीम वो जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर जैसे ही जाते हैं तो बॉडी के अंदर हमारा नेचुरल सिस्टम है कि इसके अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। अब वो एंटीबॉडी बनेगी, अब वो जब एंटीबॉडी बनती है तो साथ में ना मेमोरी सेल्स रह जाते हैं। उसके बाद जब ताकतवर जानदार कभी भी एंटर होगा तो वो एंटर होते सारी ऑलरेडी बनी हुई जो एंटीबॉडी है, जो मेमोरी सेल्स है, वो फौरी तौर पे बनवा के उसको किल कर देंगे, तो वो हमारे अंदर डिजीज़ जो है वो नहीं फैला पाता। नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, वायरस एक दफ़ा ये अटैक करता है बॉडी के ऊपर, दूसरी दफ़ा वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी बॉडी बना लेती है, और उसका प्रोसेस यही है। हमने इस नेचुरल प्रोसेस को इस्तेमाल किया और ख़ुद से इसके ऊपर काम किया। सबसे पहले इसके ऊपर जो काम किया गया था वो 1796 के अंदर ब्रिटिश फिजिशियन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसने, ये उस टाइम की बात है जब ना स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था बहुत ज़्यादा। स्मॉल पॉक्स एक बहुत शदीद बीमारी थी। उसने उस टाइम पे बहुत लंबी चौड़ी इसकी डिस्कवरी है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट करें हम थोड़ा सा तो इसके ऊपर बात करते हैं कि उस टाइम पे क्या था कि स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन ये बात देखी गई कि जिन लोगों को कॉपॉक्स हो जाता था, कॉपॉक्स जो है वो एक लेस डेंजरस थी उस टाइम पे, कम थी, तो उनको भी बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं होता था।
जिनको काउपॉक्स हो जाता था उनको फिर बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उसने ये टेक्निक को उसने जब ये डिस्कवरी की तो उसने एक बच्चा था उसको इन्फेक्ट किया, सेहतमंद बच्चे को इन्फेक्ट किया काउपॉक्स के साथ। बड़ा उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डेंजरस एक्सपेरिमेंट था कि अगर वो फेल हो जाता तो उसने एक बच्चे को, चाइल्ड को, हेल्थी चाइल्ड को उसने काउपॉक्स के जर्म्स लगा दिए। अब वो काउपॉक्स में क्या होता था कि दाने निकलते थे छोटे छोटे हाथों पे और पाँव पे, तो वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाते थे। अब उसके अंदर वो सिम्टम्स डेवलप हुए। जब वो ठीक हो गया उन सिम्टम्स से तो फिर उसने उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाले और फॉर्चुनेटली उसको उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स के कोई भी असरात नुमाया नहीं हुए। फिर इस तरह से उसने उस टाइम पे जो इलाज शुरू किया था वो यही था कि वो हर बंदे को काउपॉक्स के इंजेक्शंस लगा देता था उनके जर्म्स के, और फिर उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उसके इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके आज हमने वैक्सीन बनाई है, जिसको बाद में उस टाइम पे उसका नाम जो है उसको वैक्सीनेशन का नाम दिया था। जो सब्सटेंसेस उसमें यूज़ किए जाते हैं उसको हम वैक्सीन कहते हैं। इनका मोड क्या होता है एक्शन का, उसको देख लेते हैं। अभी हमने वैसे बात की है उसके बारे में। मोड ऑफ एक्शन हमारा नेचुरल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ये जब पैथोजेंस, इन पैथोजेंस के पास कुछ ख़ास किस्म की एंटीजेंस होती हैं, जब ये इन एंटीजेंस के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ स्टिमुलेट हो जाती हैं, ये बनना शुरू हो जाती हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे वो काम करना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ब्लड के अंदर। ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये स्टार्ट करती हैं इन पैथोजेंस को किल करना, और इनको जब किल करती हैं तो इसके साथ साथ ये मेमोरी सेल्स भी बनाती जाती हैं। उन मेमोरी सेल्स में ये होता है कि ये फ़लाने जानदार आए थे और इन्होंने इस तरह से अटैक किया था और इसको इस तरह से किल किया गया था, कैसे एंटीबॉडी बनी थी वो सारे सेल, इन सेल्स की सूरत में, मतलब ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, उस तरह के सेल्स यहाँ पे बनना शुरू हो गए थे। तो ये एंटीबॉडीज़ बाइंड करती है पैथोजेंस के साथ, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ मेमोरी सेल्स बनते हैं जो कि ब्लड में रह जाते हैं फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए। अब जब सही किस्म का असल जानदार, असल पैथोजन एंटर होता है बॉडी के अंदर, तो फिर ये मेमोरी सेल्स जो हैं, अगर दोबारा वो एंटर होता है वो जानदार, तो ये मेमोरी सेल्स जो है उसको दोबारा किल कर देते हैं। अब वैक्सीन के अंदर भी हम क्या करते हैं, वैक्सीन के अंदर वीक पैथोजेंस को बॉडी के अंदर डाला जाता है, वीक या डेड पैथोजेंस को ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं यानी बी लिम्फोसाइट वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं, एनिमीज़ को खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर रह जाती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट पैथोजेंस के खिलाफ। अगर रियल पैथोजेंस जब एंटर हो जाएगा ब्लड के अंदर तो ये जो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं ये उसको किल कर देंगे, जो मेमोरी सेल्स की सूरत में वहाँ पे ब्लड के अंदर फिर स्टोर हो जाएंगे। तो ये तरीका था वैक्सीन का, जिसके लिए जो है वो आज तक हमने बहुत ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म भी किया है दुनिया से, और अभी भी हम बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है फार्माकोलॉजी का वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।